हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। और सभी बच्चों से मेरा एक निवेदन है कि आप सब जब भी अपने घर से बाहर निकलें, एक तो मास्क का यूज़ करना जरूर, और जब भी घर वापस लौट कर आए तो साबुन से अपने हाथ जरूर धोना, क्योंकि इस महामारी से केवल बचाव ही उपचार है। ठीक है ना? तो आप सब लोग ये सावधानियाँ जरूर बरतें और अपने सभी परिवारजनों को इसके लिए प्रेरित करें। ठीक है? तो बात करते हैं हमारे चैप्टर की। हमारा चैप्टर चल रहा था तीसरा, आनुवंशिकी, जेनेटिक्स वाला चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर में आपने मेंडल के बारे में पढ़ लिया, मेंडल के नियमों के बारे में, नियमों को हमने जान लिया, उसका जीवन परिचय हमने देखा था, उसने किस पौधे का उपयोग किया उस पौधे के बारे में हमने देखा था, और उसके कारण भी हमने देखे थे कि क्यों सफल हुआ अपने प्रयोग करने में वो, और क्यों उसने मटर का पौधा चुना। इसके बाद आपने मेंडल के जो नियम हैं, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, दोनों नियमों को हमने यहाँ पर समझाया आपको पिछली वीडियोस में, और उनको उदाहरण सहित आपको एक संकर संकरण के आधार पर दोनों ही नियम आधारित थे, तो इन दोनों ही नियमों को आपको उदाहरण से समझाया था, और जिसमें आपने एक मतलब अनुपात निकाले थे, जीनोटाइप और फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात आपने पृथक्करण के नियम में निकाले थे। और इसके बाद आपने देखा था कि बाह्य संकरण क्या होता है और टेस्ट संकरण क्या होता है, यानी कि दोनों के दोनों जो थे ये संकर पूर्वज संकरण के प्रकार थे। तो संकर पूर्वज संकरण क्या होता है, संकर पूर्वज संकरण कितने प्रकार से होता है, ठीक है ना? बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण दोनों आपने इसमें पढ़े हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडल का वंशागति का तीसरा नियम, जिसको बोलते हैं हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीसरे नियम को क्या बोलेंगे? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल का जो ये तीसरा नियम है, ये द्विसंकर संकरण से प्राप्त परिणामों पर आधारित है, और पहला और दूसरा जो नियम था वो एक संकर संकरण से प्राप्त परिणामों पर आधारित था। ठीक है ना? तो मेंडल का ये जो तीसरा नियम है, इसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, इसकी परिभाषा देते हैं, फिर इसको हम उदाहरण सहित यहाँ पर आपको समझाएंगे। तो तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये आप पढ़ने जा रहे हो। यह मेंडल की वंशागति का कौन सा नियम है? तीसरा नियम है, जो द्विसंकर संकरण से प्राप्त परिणामों पर आधारित है। ये हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि मेंडल का कौन सा नियम द्विसंकर संकरण से प्राप्त परिणामों पर आधारित है, तो वो है आपका तीसरा नियम, जिसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखो, इस नियम के अनुसार अब हम इसकी परिभाषा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं यहाँ से। इस नियम के अनुसार क्या होता है, यदि दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों का संकरण कराया जाता है, यदि दो या दो से अधिक विपर्यासी
लक्षणों वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागत गति का दूसरे लक्षण की वंशागत गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विपर्यासी लक्षणों का क्रॉस कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का प्रभाव दूसरे लक्षण की वंशागति पर नहीं पड़ता है। मतलब एक युग्मक विकल्पी में दो जीन होंगे और दोनों जीन अलग अलग लक्षण को अपने ऊपर धारित किए हुए हैं और जब ये जीन अगली पीढ़ी में जाएंगे तो इनकी वंशानुगति के समय किसी भी जीन का प्रभाव एक दूसरे पर नहीं पड़ता है। अर्थात ये जो जीन होते हैं ये स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में अपव्यूहित हो जाते हैं। ठीक है ना। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी केवल पृथक ही नहीं होते बल्कि जैसे युग्म विकल्पी के अंदर जो जीन है वो जीन अलग अलग लक्षण को लिए हुए हैं तो जैसे वे अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होंगे तो ये युग्म विकल्पी केवल पृथक ही नहीं होते बल्कि क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र व्यवहार करते हैं, बल्कि विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। स्वतंत्र व्यवहार करने का मतलब है कि लंबेपन को लक्षण अगर संग में आते तो वो बौनेपन के लक्षण थे कछुई नहीं किएगा उसको नहीं नष्ट करेगा। अगर बौनेपन का लक्षण है तो वो लंबेपन के लक्षण पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है ना। तो स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं अर्थात स्वतंत्र रूप से अव्यवहित हो जाते हैं या स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित हो जाते हैं। इसे ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। ठीक है ना। देखो अगर दो या दो से अधिक विपर्यासी मतलब अलग अलग विपर्यासी लक्षणों का क्रॉस कराया जाता है, दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस कराया जाता है, दो या दो से अधिक
विपर्यासी लक्षणों, अरे भूल गया मैं, लक्षणों वाले पौधों, लक्षणों वाले पौधों का क्रॉस कराया जाता है, लक्षणों वाले पौधों का क्रॉस कराया जाता है। तो एक लक्षण की दो या दो से अधिक लक्षण का मतलब अलग अलग लक्षण आ सके, बौनेपन का लक्षण अलग और लंबेपन का लक्षण अलग होता है। तो अलग अलग लक्षण है कि जैसे कोई पीले बीज वाली मटर है, कोई हरे बीज वाली मटर है, कोई गोल वाली है, कोई पिचकी हुई है, ठीक है ना, झुर्रीदार बीज है उसका। तो इस तरह से अलग अलग लक्षण वाले पौधे है कि उनमें क्रॉस कराया। तो एक लक्षण की वंशागति का प्रभाव, एक लक्षण की वंशागति का प्रभाव दूसरे लक्षण की वंशागति पर नहीं पड़ता है। जब एक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा तो वो दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करेगा। अर्थात प्रत्येक जो लक्षणों के जो युग्मकल्पी होंगे वे केवल एक दूसरे से अलग ही नहीं होते, पृथक ही नहीं होते, बल्कि विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं या स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते हैं। इसे ही हम स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम कहते हैं। अब देखो, इस नियम को हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, ठीक है ना। इस नियम को हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। उदाहरण, इसका प्रश्न होता है कि मेंडल के स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियम को उदाहरण सहित स्पष्ट करो या उदाहरण सहित समझाओ। आपको ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, कई बार ये 4 नंबर का भी बनकर आ जाता है, लेकिन इसका उदाहरण बहुत ही महत्व रखता है। तो देखो, उदाहरण के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर किस किस तरह के पेड़ ले रहे हैं हम यहाँ पर, कि अगर मटर के पीले गोल बीज वाले और हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधों में संकरण कराते हैं, यदि मटर के समयुग्मजी, चाहे शुद्ध कह दो, समयुग्मजी पीले गोल, और पीले गोल का जो प्रतीक होगा वो क्या होगा, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, गोल बीज वाले पौधे का संकरण, पौधे का संकरण समयुग्मजी, ये भी समयुग्मजी यानी कि शुद्ध है, हरे झुर्रीदार, हरे झुर्रीदार वाले पौधे के स्तर संगे स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधे के साथ कराया जाता है। तो कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो आपको यहाँ पर पौधे प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे गोल बीज वाले प्राप्त होते हैं। तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे अशुद्ध या विषमयुग्मजी कह सकें, गोल पीले। अब गोल पीले जो अशुद्ध वे कैसे होंगे, देखो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये उनका जीन प्रारूप होगा। पीले बीज वाले प्राप्त होते हैं। सब के सब जो प्रथम पीढ़ी में जो बीज पौधे प्राप्त हुए हैं वो सब के सब क्या हैं, अशुद्ध गोल पीले बीज वाले पौधे।
अब नीचे लिखेंगे जब F1PD के पौधों में स्वपरागण, जब F1PD के पौधों में स्वपरागण कराते हैं तो प्राप्त F2PD, दूसरी पीढ़ी आ जाएगी, प्राप्त F2PD में पौधों का, प्राप्त F2PD में 4 प्रकार के चलो प्राप्त शब्द को हटाते हैं यहाँ से, कराते हैं तो F2PD में 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हैं गए, ठीक है ना, जिनका लक्षण प्रारूप अनुपात कितना होगा बताओ? 9, 3, 3, 1 तथा जीन प्रारूप अनुपात कितना होता है? 1:2, 2:2, 4:1, 2:1, 2:1। टोटल करो इनको 16 एक का, 3, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16 अनुपात प्राप्त होता है। ये हमको रिटर्न वर्क करना है। इसमें जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप अनुपात हमको ध्यान करना है। द्विसंकर संकरण के द्विसंकर क्रॉस पर आधारित लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होगा? 9:3:1 और जीन अनुपात क्या होगा? जीन प्रारूप 1:2, 12, 1:2, 1:2, 2:2, 4, 1, 2, 1, 2, 1। ठीक है ना? तो ये आपको लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात प्राप्त होते हैं। ठीक है ना? अब भाई साहब आप इनको फटाफट से नोट कर लीजिए। इनको जब फटाफट से नोट कर लें तो अब हम क्रॉस करा देते हैं इनके बीच में। ठीक है ना? इन सभी पौधों के बीच में हम क्रॉस करा देते हैं। आपने क्या क्या लिया देखो, समयुग्मजी पीले गोल बीज वाले पौधे लिए हैं एक तो, और एक समयुग्मजी हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधे लिए हैं। अब इन दोनों बीज वाले पौधों के अंदर क्रॉस करा के हम F1 और F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारे ये अनुपात हमको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। ठीक है ना? तो आप फटाफट से इसको नोट कीजिए। आगे हम इन दोनों में क्रॉस कराते हैं। नोट करो। तो देखो अब क्रॉस कराते हैं हम। कौन कौन से पेड़ लिए आपने बताओ? शुद्ध या समयुग्मजी, समयुग्मजी पीले गोल, समयुग्मजी पीले गोल बीज वाले पौधे। ठीक है ना? ये लिए आपने एक तो, और एक कौन लिए? समयुग्मजी हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधे। ये दो ही पेड़ तो लिए आपने। इसका जो
जीन प्रारूप था वो क्या था, कैपिटल वाई बाई कैपिटल आर आर, ठीक है ना। और इसका जीन प्रारूप क्या था, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। अब देखो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, देखो पीछे इस जगह पर ये बड़ी वाई है, ये तो पीलेपन के लक्षणों लेके चलेगी। छोटी वाई है, ये हरे लक्षण लेके चलेगी। बड़ा आर है, ये गोल वाले लक्षण को लेकर चलेगा। छोटा आर है, ये झुर्रीदार वाले लक्षण को लेकर चलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो अक्षर बड़ा है, पहले भी मैंने आपको बताया था, जो अक्षर बड़ा है वही प्रभावी होगा, जो छोटा है वो अप्रभावी रहेगा, ठीक है ना। और जब भी आप इनको नोट करोगे तो बड़े अक्षर को आप अंग्रेजी में पहले लिखते हो और छोटे अक्षर को बाद में लिखते हो। तो बड़ा अक्षर तो आप पहले लिखेंगे और छोटे अक्षर को बाद में लिखेंगे। सिस्टम बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना अच्छी तरह से। और दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि बाई बाई तो एक जगह आनी चाहिए, चाहे बड़ी हो और चाहे छोटी हो। और आर आर एक जगह आने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बाई और एक आर, एक बाई और एक आर, ऐसे नहीं आएगा। बाई बाई एक जगह, आर आर एक जगह, पहले बड़ा अक्षर पीछे छोटा अक्षर, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो देखो क्रॉस कराते हैं। अब इनके युग्मक बना दो और इनके युग्मक बना दो। इसका युग्मक बन गया, एक बाई ले ले एक आर ले लियो, एक बाई ले ले एक आर ले लियो। इसके युग्मक बनाओ, एक बाई एक आर और एक बाई एक आर, ठीक है ना। अब क्रॉस करा दो, इसका क्रॉस कराओ इसके साथ। तो पहले किसको लिखना है अपने को, बाई, बड़ी बाई फिर छोटी बाई, बाई बाई एक ढिंग आ गई, फिर बड़ा आर और फिर छोटा आर, आर आर एक ढिंग आ गए। अब देख लो, बड़ा अक्षर पहले छोटा अक्षर बाद में। ऐसे ही या को क्रॉस ही हमने कराना है या वाले थे। तो अब क्या मिलेगा हमको, बड़ी बाई छोटी बाई बड़ा आर छोटा आर, यही तो है ना चारों चारों जो कि तो लिख रहे हैं हमने। अब या को कराओ या के संग, बड़ी बाई छोटी बाई बड़ा आर छोटा आर, इसका इसके साथ, बड़ी बाई छोटी बाई बड़ा आर छोटा आर। इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, प्रथम पीढ़ी, ठीक है ना। अब देखो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे कैसे हैं, ये पीरो रंग और ये हरियो रंग। बड़ो कौन सा है, पीरे वाला, तो प्रभावी कौन सा है गो, पीरो, ठीक है ना। हरा रंग छुप गो, और ये गोल है और ये झुर्रीदार है, तो आकार कैसे को बीज को, गोल, क्योंकि बड़ा है। तो सब के सब पेड़ कैसे हैं, अशुद्ध पीले गोल बीज वाले पौधे। सभी पौधे अशुद्ध गोल बीज, पीले गोल रंग और लिखेंगे, अशुद्ध पीले गोल बीज वाले होते हैं, ठीक है ना। अब ये तो प्रथम पीढ़ी प्राप्त गई। अब आप क्या करें, प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधों में क्या करा देना है, अब स्वपरागण। क्यों, क्योंकि हमको दूसरी पीढ़ी चाहिए, स्वपरागण कराने पर, ठीक है ना। अब देखो स्वपरागण कराने की पहली पीढ़ी में तो कोई से दो पेड़ ले लियो, ये मैंने एक पेड़ ले लियो, ठीक है ना, और ये हमने दूसरा पेड़ ले लिया, ठीक है ना। अब इन दोनों के युग्मक बनाते हैं, इन दोनों से हमको 4 युग्मक प्राप्त होते हैं। ये 4 युग्मक है, मैं नोट कर रहा हूँ। एक बार तो आप कैपिटल वाई और कैपिटल वाई दोनों ने लिख दो। एक पद आप लिख दो स्मॉल वाई, ठीक है ना।
या के संग दोनों आर ने लिख दो, बड़ो आर लिख दियो, छोटो आर लिख दियो। या के संग दोनों आर लिख दो, बड़ो आर लिख दियो, छोटो आर लिख दियो। तो ये 4 आपको क्या प्राप्त हो गए? युग्मक F2PD के लिए, ठीक है ना। अब जब 2 पेड़ंते ये 4 मिले हैं तो बाकी के 2 पेड़ंते भी ऐसे ही 4 युग्मक मिल जाएंगे। अब हम F2PD देखते हैं, F2PD बनाते हैं। F2PD बनाने के लिए आपको 16 खाने बनाने पड़ेंगे। कितने खाने बनाने हैं आपको? 16, ठीक है ना। इसको बोलेंगे हम चेकर बोर्ड। तो देखो 1 2 3 और ये चौथो 1 2 3 और ये 4 बन गए, 16 खाने बन गए। अब भाई साहब आपको इस 16 खाने वाले इस चेकर बोर्ड पर हमने क्या जमाने हमारे? ये युग्मक जमाने। देखो ये वाले युग्मक आपको नज़र आ रहे हैं ना सही ढंग से? सभी युग्मक आपको देखो, ये युग्मक आपको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये लाइन सीधी करके लिख देता हूँ मैं ऊपर, जिससे आपको दिखाई दें सभी युग्मक। दोबारा से लिख रहा हूँ बेटा मैं इन्हीं को, जो कहते हूँ ये इस जगह पर लिख रहा हूँ मैं। यहाँ 1 2 3 4। देखो एक पोत तो आपने क्या लिख देनी है? बाई, बड़ी बाई। फिर दूसरी बार में क्या लिख देनी है? 2 छोटी बाई। बड़ी बाई के संग आप जो आपने बड़ी बाई लिखी है, इस बड़ी बाई के संग आप दोनों आर अन्य लिख दो। एक पद बड़ो आर लिख दियो, एक पद छोटो आर। या के संग दोनों आर अन्य लिख दो, ठीक है ना। चारों युग्मक, ठीक है ना। अब देखो साहब, अब इन युग्मकों को मैं इस साइड में जमा रहा हूँ क्रम से। वाई आर स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अगर इन 4 पेड़ंते ये 4 युग्मक मिले तो बाकी के 2 पेड़ंते कितने युग्मक मिलेंगे? 4। और इन युग्मक ने यही क्रम थे, इसको जमा दो। सेम ही क्रम रहना चाहिए, क्रम बदल गो तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। अब हमको क्रॉस कराना है। देखो इस वाली युग्मक को पकड़ लो और जिस खाने में पहुंचे बाई के ऊपर वाले संग भी लिखना है। बाई एक जगह, आर एक जगह, बड़ो अक्षर पहले, छोटो अक्षर पीछे। तो देखो या के संग करा रहे हैं, बड़ी बाई बड़ो आर, ठीक है, समझ में आ गो। अब या को या के संग करा रहे हैं। बड़ी बाई पहले बड़ो आर आवेगो, पीछे छोटो आर आवेगो। अब या के संग करा रहे हैं, बड़ी बाई छोटी बाई, बड़ा आर, ठीक है ना। अब इसके साथ कराओ, बड़ी बाई छोटी बाई, बड़ा आर छोटा आर। अब इसको पकड़ लो, इसको इन सब के साथ करा दो। बड़ी बाई बड़ा आर छोटा आर, बड़ी बाई छोटा आर, बड़ी बाई और छोटी बाई, छोटा आर बड़ा आर। ये बड़ो आर आगो ना, एक छोटा और लिख दो। बड़ी बाई छोटी बाई, छोटा आर, ठीक है ना। अब या को या ले लो, बड़ी बाई छोटी बाई, बड़ा आर। बड़ी बाई, ये बड़ी बाई है, छोटी बाई, बड़ा आर छोटा आर। ध्यान ले साहब, छोटी बाई बड़ा आर,
छोटी वाई, बड़ा आर, छोटा आर, ठीक है ना। अब इसके साथ ले बड़ी वाई, छोटी वाई, बड़ा आर, छोटा आर, उसको लीजिए आप, बड़ी वाई, छोटा आर, छोटा आर। इसके तीसरे के साथ लीजिए, छोटी वाई, बड़ा आर, छोटा आर, उसके साथ लीजिए छोटी वाई, छोटा आर, छोटा आर, ठीक है ना। अब देखो भाई साहब, बड़ी वाई का को लक्षण लेकर आ रही है पीरे के, छोटी वाई हरे के, आर गोलवारे और छोटा आर झुर्रीदार है। तो ये कैसा पेड़ है? लक्षण प्रारूप देख रहे हैं हम, जीन प्रारूप ना देख रहे हैं। ये क्या है? पीला गोल, ये प्रभावी दोनों। ये भी कैसा है? पीला गोल, ये भी पीला गोल, ये भी कैसा है? पीला गोल, क्योंकि बड़ी वाई आ गई और बड़ा आर आ गया, दोनों प्रभावी है क्या? ये कैसा है? पीला गोल, ये पीला, बड़ी वाई है लेकिन छोटा आर झुर्रीदार। पीरो है पर कैसा है गो? छोटे आर आए थे झुर्रीदार है गो। ये कैसा है? पीला गोल, ये वाला बड़ी वाई थे तो पीलो है गो, छोटे आर थे का है गो? झुर्रीदार, ठीक है ना। ये कैसा है? पीला गोल, ये वाला पीला गोल, ये देखो छोटी वाई आ गई, छोटी वाई तो का है गो? हरा, और याद का है गो? गोल। ये कैसा है? हरा, और बड़े आर तो का है गो? गोल। ये कैसा है? पीला गोल। ये कैसा है? पीला है लेकिन कैसा है? झुर्रीदार। ये कैसा है? हरा है लेकिन कैसा है? गोल। और ये बताओ, हरा झुर्रीदार। इसको बोलेंगे क्या बेटा? F2PD। क्या बोलेंगे इसको? F2PD, ठीक है। दूसरी पीढ़ी बन गई। अब साहब ये आपको लक्षण प्रारूप निकालना है। अब यहाँ मुझे बताइए क्या एक प्रकार के पेड़ हैं ये? लक्षण प्रारूप देख रहे हैं अब हम। लक्षण प्रारूप में कितने प्रकार के पेड़ हैं? 4 प्रकार के। देखो, एक तो पीले गोल है, अनुपात, ठीक है ना। एक है पीले झुर्रीदार, अनुपात। एक है हरे गोल और एक है हरे झुर्रीदार। ये 4 प्रकार के पेड़ होते हैं, ना बताओ। अब गिनने पीले गोल कितने हैं? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पीले गोल कितने कहेंगे? 9। अनुपात पीले झुर्रीदार, देखो 1 2 3, पीले झुर्रीदार कितने कहेंगे? 3। अब गिनो हरे गोल, 1 2 3, हरे गोल कितने कहेंगे? 3। अब हरा झुर्रीदार 1। टोटल गिनो, 9 और 3 12 और 3 15 और 1 16। खाने कितने के? 16। यानी कि टोटल पेड़ कितने के पास तुम्हारे पास? 16, जिनमें से ये 4 प्रकार के पेड़ हमको प्राप्त हो रहे हैं, जिनको लक्षण प्रारूप अनुपात आ रहा हो 9 3 3 1, ठीक है ना भाई साहब यहाँ तक। अब इनको हम जीन प्रारूप अनुपात ज्ञात करेंगे। अब देखो तुम्हारा जो नियम हो ना, वो क्या कह रहा हो? प्रत्येक लक्षण की वंशानुगति स्वतंत्र रूप से होती है। एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण का कोई प्रभाव नहीं होता, अर्थात लक्षणों की वंशानुगति स्वतंत्र रूप से हुई है। तो देखो यहाँ पे हरा झुर्रीदार का पौधा लिया था आपने,
ये हरे और झुर्रीदार वाला जो पौधा लिया ये प्रथम पीढ़ी में कहीं प्रकट हुआ है क्या? हरो रंग प्रकट ना होयो, ना झुर्रीदार प्रकट होयो, कौन प्रथम पीढ़ी में छुप गया ये रंग। लेकिन जब इस पीढ़ी के पौधों में आपने क्रॉस कराया है और जब आपको इतने सारे पेड़ प्राप्त हुए हैं तो देखो ये हरा और झुर्रीदार शुद्ध रूप से ये प्राप्त हो गया। यानी कि जो लक्षण वहाँ जनक पौधों में थे वो लक्षण बीच में 2 पीढ़ी निकल रही हैं, लेकिन दोनों पीढ़ियों में कहीं भी ये लक्षण नष्ट नहीं हो रहे, ना ही इन लक्षणों पर कोई दूषित हो रहे, ना इन पर कोई दुष्प्रभाव पड़ रहा है। जो लक्षण के पास गुण मौजूद है उस गुण को जैसे ही उसको मौका मिलेगा उसी जगह पर वो उसको प्रकट कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्वतंत्र अभ्युदय का नियम। अब इसका मैं जीन प्रारूप अनुपात लिखता हूँ। जीन प्रारूप अनुपात, जीन प्रारूप अनुपात आप ध्यान करना, देखो 12, 24, 12, 24, 12, 12, 1। कैसे याद करो मैंने? 12, 24, 12, 12, 1। अब इन सबन के बीच में अनुपात लगाते हो। ये आपका जीन प्रारूप अनुपात हो गया। 1, 2, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1। टोटल करो 3, 6 और 3 9, 3 12 और 3 15 और 1 16। 16 ही पेड़ है तो जीन प्रारूप में टोटल आना चाहिए 16, लक्षण प्रारूप में टोटल आना चाहिए 16, क्योंकि आपके पास टोटल कंप्लीट पादप कितने हैं? 16। तो इसको बोलते हैं बेटा हम द्विसंकर क्रॉस का चेकर बोर्ड। क्या बोलते हैं इसको? हम चेकर बोर्ड भी बोल सकते हैं। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं द्विसंकर क्रॉस का चेकर बोर्ड। कई बार इस प्रकार से भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है बोर्ड की परीक्षा में, ठीक है ना। तो इस नाम से भी पूछा जा सकता है। तो ये भी हम ध्यान रख सकते हैं कि द्विसंकर क्रॉस का चेकर बोर्ड बनाकर स्वतंत्र अभ्युदय के नियम को समझाओ। तो आपको इस तरह से ये पूरा एग्जाम्पल लेना है और ये स्वतंत्र अभ्युदय के नियम का आपको चेकर बोर्ड भी बनाना है। तो आप इस चेकर बोर्ड को ध्यान से समझते चलिए और ध्यान से बनाते चलिए। आप लोगों का हर हाल में जो चीज़ ध्यान रखने वाली है वो क्या है कि ये जो बाई हैं ये तो एक जगह लिखनी है, RR एक जगह लिखना है, और हमेशा ध्यान रखना है बड़े अक्षर को पहले और छोटे अक्षर को बाद में। यहाँ पर मैंने इंडिकेशन के रूप में ये सब के सब लक्षण लिख दिए हैं कि कौन सा अक्षर कौन से लक्षण लेके चल रहे हो। बड़ी वाई पीले रंग लग जा रही है, छोटी वाई हरे रंग को, और बड़ा आर गोल रंग को, और छोटा आर झुर्रीदार वाले आकृति को लेकर चल रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमको इसके अंदर चेकर बोर्ड में जो ये दिखाई दिए हैं लक्षण, जो अक्षर जैसे ये अक्षर दिख रहा हो बड़ी छोटी वाई तो हरे होएगो, अब बड़े आर दिख रहे तो गोल है। जैसे यहाँ में वो एक बड़ी वाई दिखी तो प्रभावी लक्षण कौन सा है? पीले रंग को। एक बड़ा आर दिखो तो प्रभावी रंग कौन सा होगा? जो बड़ा अक्षर वो प्रभावी हो कि नहीं होगा? तो इसलिए मैंने इसको लिखा पीला गोल बीज वाला पौधा। तो आप इसको फटाफट से चेकर बोर्ड को बनाइए और इसको बेटा आप खूब आराम से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बड़े आराम से इसको समझने की कोशिश कीजिए ताकि हमें आगे इसमें से कोई दिक्कत नहीं आवे, ठीक है ना। और अनुपातों को बड़े ध्यान से हमको याद रखना है, लक्षण प्रारूप हो चाहे जीन प्रारूप हो, दोनों ही अनुपातों को बड़े गौर से ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट में बात करते हैं, आप फटाफट से इसे नोट कीजिए। हाँ जी, अब आप बात करते हैं कि मेंडल ने जो अपनी वंशागति के जो तीनों नियम दिए हैं इनका क्या महत्व है, हमारे लिए क्या महत्व हो सकता है। तो मेंडल के वंशागति के नियमों का महत्व लिखते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे मेंडल के वंशागति के नियमों का महत्व, क्या महत्व हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो पहला महत्व,
सजीवों में प्रभावता के लक्षण का पाया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन जीवों के अंदर अनेक हानिकारक घातक जीन होते हैं जो अप्रभावी होने के कारण अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। सजीवों में प्रभाविता का लक्षण पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभावता का लक्षण पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अनेक हानिकारक और घातक जीन होते हैं, क्योंकि अनेक हानिकारक तथा घातक जीन अप्रभावी होने के कारण अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो जब आपके शरीर का निर्माण होता है, जब वंशानुगति के नियमों के अनुसार आनुवंशिक लक्षणों की वंशानुगति होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो उस टाइम पर कई बार जीन संचरण के कारण कई घातक और हानिकारक जीन बन जाते हैं जो आपके शरीर के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। अब ये जो घातक जीन होते हैं ये अधिकांशतः क्या होते हैं? प्रभावी जीन की उपस्थिति में प्रकट ही नहीं हो पाते, क्योंकि जीन जो प्रभावी होते हैं ना वो इनको प्रकट नहीं होने देते, तो ये अप्रभावी रह जाते हैं। और प्रभावता का नियम यही कहता है, ठीक है ना। और दूसरा इसका क्या है? दूसरा महत्व क्या है? मेंडल का जो दूसरा नियम है पृथक्करण का, मेंडल के पृथक्करण नियम से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। किसकी पुष्टि होती है? जीन संकल्पना की पुष्टि होती है दूसरे नियम से, पृथक्करण के नियम से। और तीसरा इसका महत्व क्या है? एक जीन के जो दो युग्म विकल्पी होते हैं वो अलग अलग लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। पृथक्करण के नियमानुसार एक जीन के दो युग्म विकल्पी एक जीन के दो युग्म विकल्पी अलग अलग विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। चौथा महत्व, मेंडल के जो नियम हैं इनसे संकर संतान में उत्पन्न होने वाले नए लक्षणों के बारे में पता चलता है। इन नियमों से संतति में उत्पन्न होने वाले
नए लक्षणों का पता चलता है। कौन सा लक्षण उत्पन्न होगा? आप वंशानुगति के नियमों के अनुसार उसकी वंशानुगति करा के देख लेंगे और उससे पता चलेगा कि ये वाला नया लक्षण अगली पीढ़ी में प्रकट होने वाला है। आराम से आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट है इसका संकरण विधि द्वारा, जो संकरण विधि है, इस संकरण विधि द्वारा अनुपयोगी जो लक्षण होते हैं, अनुपयोगी लक्षणों को हटाकर उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में, एक साथ एक ही जाति में प्रवेश कराया जा सकता है। प्रवेश कराया जा सकता है। ठीक है ना। अगला है, इन नियमों का उपयोग करके आप रोग रोधी, कीट रोधी और अधिक उत्पादन करने वाली पौधों की किस्में प्राप्त कर सकते हो। इन नियमों द्वारा रोग रोधी, वातावरण प्रतिरोधी तथा अधिक उत्पादन करने वाली, अधिक उत्पादन करने वाली पादप किस्मों का विकास किया जा सकता है। यानी कि फसल सुधार के लिए बहुत ही अच्छे साबित हुए नियम। आजकल आप देख रहे हो ना, आपकी फसलों में कितने अच्छे सुधार हुए हैं। यानी कि फसल की जो पैदावार है वो बढ़ी है और उसके अंदर रोग रोधी, कीट प्रतिरोधी, वातावरण प्रतिरोधी, फफूंद रोधी, इस तरह के लक्षणों का समावेश कराया जाता है, जिससे उसमें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं लगता है और कैसे भी वातावरण में, यानी कि कम पानी में भी फसलें पैदा हो रही हैं। और एक इसका जो महत्वपूर्ण जो इसका उपयोग है वो क्या है? मानव जाति में सुधार संबंधित विज्ञान की जो शाखा होती है, मानव जाति में सुधार संबंधी विज्ञान की शाखा, मानव जाति में सुधार संबंधी विज्ञान की शाखा सुजननिकी, विज्ञान की शाखा का नाम क्या है? सुजननिकी। ठीक है ना। और इसको क्या बोल सकते हैं हम? यूजेनिक्स। अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा इसको यूजेनिक्स। इन सुजननिकी जो यूजेनिक्स है, इन नियमों पर आधारित है, नियमों पर आधारित है। आपने देखे वंशानुगति के नियमों का ये जो आनुवंशिक महत्व है बेटा, प्रत्येक महत्व को आप आराम से पढ़ के देखेंगे तो हमारे जो महत्व हैं, ये हमारे जो वंशानुगति के जो नियम हैं, उन नियमों के अनुसार सभी की सभी सटीक बैठते हैं
और आप सभी नियमों को देखो। पृथक्करण का नियम आपने देखा था, जैसे जीन संकल्पना की पुष्टि हो रही है, और पृथक्करण के नियम से आपको पता चला था कि एक जीन जो होता है उसमें 2 युग्म विकल्पी होते हैं, और दोनों युग्म विकल्पी जो होते हैं वो अलग अलग लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये एक जीन का एक युग्म विकल्पी हो गया, इसमें 2 युग्म विकल्पी है, ये लंबेपन के लक्षण को लेके जा रहा है, ये बौनेपन के लक्षण को लेके जा रहा है। समझ में आ रही है ना बात? तो यहाँ पर इस चीज़ का हमको पता चल रहा है। और संकरण विधि द्वारा आप अनेक प्रकार की फसलों का विकास किया गया है, जिनसे बहुत कम समय में और अधिक उत्पादन आपको प्राप्त हो रहा है, यानी कि कम लागत में अधिक उत्पादन हमको मिल रहा है। तो इसका मतलब इन नियमों से हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है। मानव जाति में सुधार संबंधी, यानी कि मनुष्य के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय उसमें कई प्रकार के रोग होने की संभावनाएं होती हैं या हो जाते हैं। तो इन नियमों के आधार पर उन रोगों का पता लगाया जा सकता है और उनको ठीक किया जा सकता है। ठीक है ना? तो ये आनुवंशिक नियमों के महत्व हैं। अब यहाँ पर बेटा आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। आपका जो आनुवंशिकी का टॉपिक है ये अब कंप्लीट होता है। और बुक में जो क्वेश्चन यहाँ पर देख रखे हैं, देखो मैं आपको बोल के बता देता हूँ, सारे के सारे जो क्वेश्चन बुक में यहाँ पर दे रखे हैं वो आपके इस टॉपिक में मैंने कहीं ना कहीं सब नोट करा दिए हैं। तो आप लोग अपनी बुक के अंदर जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं उन सब को चेक करके देख लेना। और यदि आपको ऐसा लगे कि सर ये क्वेश्चन हमको नहीं मिला है तो आप कमेंट करके लिख दो मुझे, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तो देखो इस तरह का एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि संकरण, एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि संकरण है कैपिटल टी और स्मॉल टी और इसका, तो इनसे जो प्राप्त होने वाली संतति है उनका अनुपात क्या होगा। तो देखो या ध्यान करो ये कौन सा संकरण है। ये तो प्रथम पीढ़ी है गई, प्रथम पीढ़ी से प्राप्त होने वाला संकर हो गया, और ये अप्रभावीजनक हो गया। प्रथम पीढ़ी से प्राप्त होने वाले संकर का जब अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? परीक्षण क्रॉस। और परीक्षण क्रॉस में जो संतति का अनुपात प्राप्त होता है आपको, वो क्या होता है? 1:1। क्या प्राप्त होगा हमको? 1:1। और एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि एक संकर क्रॉस में, एक संकर जो क्रॉस कराया था आपने उसकी F2 पीढ़ी निकाली थी, किसमें? पृथक्करण के नियम में। और F2 पीढ़ी जो निकाली थी उस F2 पीढ़ी के अंतर्गत कितने प्रकार के जीनोटाइप आपको प्राप्त हुए थे? कितने प्रकार के जीनोटाइप? अब आपको जीनोटाइप के प्रकार बताने हैं। तो वहाँ पर देखो जीनोटाइप जो अनुपात था वो क्या था? 1:2:1। तो कितने प्रकार के हैगे? 3 प्रकार के जीनोटाइप हैगे। एक तो शुद्ध लंबो, 2 अशुद्ध लंबे और एक शुद्ध बौना पौधा प्राप्त हुआ था। तो 3 प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त हो गए आपको। ठीक है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन आपकी बुक्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। और अगर उनमें सब में ऐसा लगता है आपको कि सर ये हमसे नहीं आ रहा, तो आप मुझे बुक का क्वेश्चन नंबर डाल देना बस कमेंट बॉक्स में, और उस क्वेश्चन नंबर को मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना? तो इस चैप्टर को हम यहाँ पर फिनिश करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको नए चैप्टर के साथ फिर से मिलते हैं। ओके, जब तक के लिए गुड बाय।